हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए राज्यों के उदय के कारण क्या थे। नए राज्य के क्या कारण थे जिसकी वजह से वो हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है लोहे का बढ़ता प्रयोग। अब लोहे का उपयोग बढ़ रहा था, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह में आ गए, औजार वगैरह में आ गए। ठीक है, लोहे के फॉल भी हुआ करते थे जिसे जिसे खेती वगैरह में यूज़ किया जाता था। लोहे के मजबूत औजारों कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना आसान हुआ। अब इससे क्या था, औजार बनाए जा रहे थे, कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी, तो उससे क्या था, जंगल साफ हो रहे थे। तो वहाँ पे जो इंसानी बस्तियाँ थी, जो इंसान थे वो वहाँ पे रह सकते थे, जिससे खेती का क्षेत्र बढ़ा और राज्य भी बनने लगे। इसमें यही है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, अब जंगल साफ हुआ तो यहाँ पे राज्य बन सकता है। ठीक है, तो वही वहाँ पे राज्य बनने लगे, लोग बसना स्टार्ट कर दिए। कृषि में क्रांतिकारी सुधार। कृषि में सुधार हुआ था। धान की रोपाई तकनीक और सिंचाई की बेहतर साधनों से फसलों की पैदावार बहुत बढ़ गई, जिससे आर्थिक समृद्धि हुई। जब कृषि बढ़ती है, जब भोजन वगैरह बढ़ते हैं, तो उसका काफ़ी फायदा था। एक तो राज्य को खाने की कमी नहीं होती थी। ठीक है और क्या था कि वो सारी जो चीज़ें होती थी वो बेच भी सकते थे, क्योंकि देखो किसान जो खेती वगैरह होती थी वो तो गाँव में ही होती थी, शहर में तो होती नहीं थी। तो जितना भोजन वगैरह मिलता है वो बच्चों का पेट वगैरह वो तक भर देते थे, बाज़ारों से बेच भी देते थे, और शहर पे लाके बेच दो तो शहर से है वो तक उन्हें पैसा मिलता था। सिक्कों का प्रचलन। आहत सिक्के के चलने से दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार सरल हुआ, राजाओं के पास कर आने लगा। अब इससे क्या था, सिक्के उसका काफ़ी प्रचलन हो गया था, मतलब काफ़ी हद तक सिक्के है उसका उपयोग होने लग गया था। अब इससे क्या हुआ कि राजा के पास भी टैक्स, क्योंकि देखो जमींदार वगैरह जो थे वो टैक्स देते ही थे, किसान वगैरह जमींदार को टैक्स देते, टैक्स, और जमींदार जो थे वो राजा को टैक्स देते थे। और कोई भी व्यापार वगैरह होता है तब भी राजा को कोई टैक्स जाता था, वरना राजा के पास पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, आर्थिक संपन्नता। एक मिनट। आर्थिक संपन्नता का प्रसार, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न थे। ठीक है, व्यापारिक मार्गों के विकास से नगर का धन बढ़ा, जिससे राजाओं को शक्तिशाली और स्थायी सेना रखने का मजबूत आधार मिला। इससे क्या था, जो व्यापारिक जो मार्ग थे, जैसे ये मार्ग हो गया व्यापार का। ठीक है, और व्यापार हो रहा है, व्यापार मतलब बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या थे कि राजा और शक्तिशाली बनते गए, क्योंकि उनसे उन्हें टैक्स मिलता था। ठीक है, व्यापार में ये भी हो सकता है, जैसे कोई अपनी दुकान खोल के बैठ रहा है, ठीक है, कोई कुछ करके बैठ रहा है, मतलब अपना अपना काम होना। तो इससे क्या थे, इनके पास टैक्स भी आ रहे थे, और राजा इससे अच्छे सैन्य, मतलब अच्छे सैनिक वगैरह इन सबों को मजबूत कर रहे थे कि सैनिक वगैरह भी तो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि युद्ध वगैरह से तो सैनिक ही लड़ते थे। ब्राह्मणों और धर्मशास्त्रों का लेखन। अब ये जो पंडित जो थे उन्होंने संस्कृत में धर्मशास्त्रों की रचना की। ठीक है, हर को पता होगा कि जो हम पंडित थे उन्होंने क्या कर रहे थे कि धर्मशास्त्रों की रचना किसमें की थी, संस्कृत में। तो यही पढ़ के सुनाते थे, जिससे राजा और प्रजा के लिए नियम लिखे गए, जिससे राजनीतिक व्यवस्था मतलब मजबूत हुई। इन्होंने ही नियम लिखे थे कि राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा के क्या क्या नियम होने चाहिए। ठीक है, किलेबंदी और सैन्य बल। सुरक्षा के लिए राजधानियों की जो किलेबंदी थी, मतलब जो ऊंची दीवारें थी, हमने फर्स्ट में देखा था, किलेबंदी की गई। ठीक है, और भारी आक्रमणों से बचने के लिए स्थायी सेना रखी जाने लगी, कि बाहर से कोई युद्ध वगैरह ये सारी चीज़ें ना हो, जिससे राज्य की जो राजधानी है उनको कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, और ये दीवारें बनाई भी इसलिए गई थी कि एक तरह से कवर हो सके। वैचारिक और धार्मिक बदलाव। बौद्ध और जैन धर्म के उदय से समाज में नए प्रगतिशील विचारों का जन्म हुआ, जिससे पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई राजनीतिक
चेतना पैदा की। इसी क्या था, जब बौद्ध और जैन धर्म आए थे तो इन्होंने अपनी अपनी चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, जैसे अब आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, 4th नहीं 3rd में ही आप देखेंगे इन सारी चीज़ों का कि इन्होंने क्या ये चीज़ें सिखाई थी, क्योंकि ये समानता वाले थे कि हर को समान दिया करते थे। और ये जो धर्मशास्त्र वगैरह थे वो एक तरह से बांटे हुए थे, 4 वर्ण बांटे हुए थे, क्योंकि इन्होंने सबों को समानता दी थी। ठीक है, सबों को ही अपनाया था। शहरी केंद्र का तेजी से विकास। पाटलिपुत्र और उज्जैन जैसे समृद्ध नगर व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए। अब ये जो दोनों थे, ये क्या थे, समृद्ध नगर व्यापारी, मतलब काफ़ी अच्छा इनमें व्यापार होता था। और जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी उसके मेन मुख्य केंद्र कौन बने थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी, जिससे केंद्रीय प्रशासन मतलब मजबूत हुआ। अब इससे क्या था कि इनका व्यापार वगैरह अच्छा होने लगे। व्यापार होगा तो टैक्स वगैरह सही जाएगा, टैक्स सही होगा तो जो राजा होगी वो जनता के लिए भी काम करेगी एक तरह से। ठीक है, और सैन्य वगैरह भी मजबूत बनाएगी, राज्य को मजबूत बनाएगी, जैसे किलेबंदी वगैरह बनवाई थी। ठीक है, तो इससे प्रशासन जो था वो भी मजबूत हुआ। ये तो हो गया है फर्स्ट में। मौर्य जो साम्राज्य था उसका विस्तार कैसे हुआ था और सफलता जो थी उसके प्रमुख कारण क्या थे, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का कुशल और योग्य शासक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे असाधारण दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर तक सोचते हैं। ठीक है, और वीर शासकों ने इस महान साम्राज्य को कुशल क्या होता है, अपने काम में महानता हासिल करना। जैसे कोई टीचिंग लाइन में कुशल है, कोई मेडिकल लाइन में है, सब अपने अपने लाइन में है। ठीक है, नेतृत्व किया। अब ये लोग थे, ये काफ़ी मजबूत वो थे शासक। ठीक है, विशाल और अनुशासित सेना। इसमें कहते कि काफ़ी सेना थी, एक सेना नहीं थी, काफ़ी सेना थी। और काफ़ी डिसिप्लिन होता है ना, कि अगर राजा बोल दिए कि 6 बजे उठ के ये सारी चीज़ें करनी है तो वो करते थे। काफ़ी अनुशासन था इनमें। मौर्यों के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्धक हाथियों की टुकड़ियां शामिल थी। इसमें क्या थे, जो सेना थी वो घुड़सवार करके युद्ध के पास जाती थी, रथ से जाती थी, यहाँ तक कि हाथियों तक से जाती थी। लोहे के विशाल भंडार। मगध क्षेत्र, झारखंड और बिहार में लोहे की प्रचुर खदानें थी, कि मतलब काफ़ी खदानें थी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है, जो लोहा वगैरह होता है वो खुदाई के टाइम ही मिलता है, तो एक तरह से खदानें बोलते हैं। ठीक है, कि खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं, ये लोहा वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मेटल वगैरह जो होते हैं। जैसे सेना के लिए मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाना आसान हुआ। अब इससे क्या हुआ था, लोहे का फाल भी बनाया गया था, जिससे सिंचाई सुविधा अच्छी हुई थी और औजार बनाए गए थे। ठीक है, समृद्ध कृषि व्यवस्था। देखो, समृद्ध से ही आप सही समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छी कृषि व्यवस्था थी। ठीक है, गंगा नदी घाटी के मैदान अत्यधिक उपजाऊ थे, कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ की, जिससे अनाज की भारी पैदावार हुई और राज्य को भारी मात्रा में कर टैक्स मिला। राज्य को मतलब राजा को मिला, एक तरह से आप यही देखो, क्योंकि जितनी अच्छी कृषि होगी वो उतना ही पैसा उन्हें भी देगी। अशोक का धम, हमने अशोक का धम पार्ट 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, वो भी देखिएगा। सम्राट अशोक ने नैतिक मूल्य और अहिंसा क्या होता है, हिंसा क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। हिंसा क्या है, कि कोई भी लड़ाई हुई सीधा हथियार उठा लेना है, ठीक है, सामने वाले को मारे डालना है। अहिंसा इसके अपोजिट होता है, कि हम शांतिपूर्वक अपनी बातें रखेंगे, कि शांति, सोच समझ के, आराम से मतलब बातें रखना, अपनी चीज़ें रखना, अपनी ज़रूरतें बताना। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, अशोक के धम ने, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने चीज़ें छोड़ दी थी, सम्राट वगैरह, और इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनाई थी। और काफ़ी सरल जीवन जीने के बारे में भी बताया गया, और काफ़ी चीज़ें, जिससे अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक शांतिपूर्ण सूत्र में बंध गए। इसे कहते हैं अलग अलग संस्कृति थी, एक तो संस्कृति थी नहीं, और जो अशोक का जो धम था उसी की वही एक रीज़न था जिसके उससे इन्होंने, क्योंकि प्रचार भी करा था, अशोक का धम सम्राट अशोक ने प्रचार करवाया था। ठीक है, कि जितना ज़्यादा लोग हो सके वो ये धम को पढ़े, और इसी पढ़ने की
वो वजह से ही काफ़ी लोग एक से होते, मतलब एक तरह से वो मिलजुल कर रहे थे। ठीक है। व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र, साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी जैसे 5 प्रमुख प्रांतीय प्रशासनिक केंद्र बनाए गए। अब इनको प्रशासनिक केंद्र बनाए गए थे इन 5 को। ठीक है, कि जो राज्य है वो सही से चल सके, जो साम्राज्य है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। यातायात और संचार व्यवस्था, साम्राज्य के फैलाव को बनाए रखने के लिए जलमार्गों और थलमार्गों सड़कों का विकास किया गया, जिससे सेना और व्यापार की आवाजाही आसान हो सके। जलमार्ग मतलब नदी वगैरह, इससे क्या थे, व्यापार वगैरह आराम से आ सकते थे और सेना भी आराम से यहाँ से वहाँ जा सकती थी, जैसे गंगा नदी के माध्यम से चले गए। ठीक है, या तालाबों के, समुद्रों के माध्यम से व्यापार हो जाता था। ठीक है। चाणक्य की नीतियाँ और कूटनीति, चाणक्य नीति तो बहुत लोग पढ़ते भी है। ठीक है। अब उनकी जो चीज़ें थी, आचार्य चाणक्य कौटिल्य के मार्गदर्शन और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र ने राज्य संचालन और नीति निर्धारण को मजबूत आधार दिया। अब उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अर्थशास्त्र की चीज़ें बताई थी और यही सब चीज़ें मौर्य साम्राज्य ने पढ़ी समझी थी। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से ही ये जो नीति निर्धारण, जो राज्य के लिए जो नीतियाँ वगैरह बनती थी, वो सारी चीज़ें हुई थी। अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? जो अभिलेख है, जो इस पे जो लिखे होते हैं, वो प्राचीन भारत, जो पुराने जो भारत है, उसके इतिहास लेखन में किस प्रकार, मतलब कैसे वो सिद्ध करते हैं। ठीक है। प्रमाणिक और स्थायी स्रोत, अभिलेख को पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतह पर खोदा जाता है, इसलिए इनके साथ छेड़छाड़ करना असंभव है। क्योंकि देखो, अब मानो मटका बनाया गया, आप यही मान के चलो मटका बनाया गया, अब ये गीली मिट्टी है, इस पे खुदेड़ दिया, कुछ लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, अब वो जब सूख जाएगा तो उस पे असंभव है, मतलब फिर आप दोबारा कुछ नहीं लिख सकते। मिट्टी का कोई कुछ है। ठीक है, मानो ये पट्टी का है मिट्टी की, ये जब गीली है उस पे ही लोगों ने खुदेड़ दिया है। खुदेड़ दिया मतलब अपनी जैसे राज्य की चीज़ें लिख दी, राजा की चीज़ें लिख दी, राज्य के बारे में लिख दिया। ठीक है, अब जब वो सूख जाएगा, ठीक है, तो कोई नहीं बदल सकता। तो वैसे में यही कि ये काफ़ी अच्छे प्रमाण थे। शासकों के नाम और वंशावली, इनसे हमें राजाओं के वास्तविक नाम, उनके पूर्वजों, क्योंकि वंश का नाम आ गया ना, तो पूर्वज वगैरह सबों की बातें, और उनके शासनकाल के सटीक समय की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो पट्टिकाएँ वगैरह होती है, इनसे ही पता चलता है ज़्यादातर चीज़ें कि ये मतलब कब की है। साम्राज्य की सीमाओं की पहचान, जहाँ जहाँ किसी शासक के अभिलेख, जैसे अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, उससे उस शासक के साम्राज्य के वास्तविक विस्तार का पता चलता है। जहाँ शिलालेख, जहाँ चीज़ें मिली है, ठीक है, वहाँ से पता चलता है कि अच्छा ये साम्राज्य ऐसे था, इतना विस्तार था, जलमार्ग थे, सड़क थे, ये सारी चीज़ें। धार्मिक और नैतिक नीतियाँ, अशोक के अभिलेखों से धर्म के सिद्धांतों और प्रजा के प्रति उनके कल्याणकारी विचारों की अद्भुत और प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। जो अशोक थे, वो सम्राट अशोक थे, है ना, और उन्होंने धर्म अपनाया था, ठीक है, धर्म की नीतियाँ बनाई थी। तो जब हमें जो ये अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले, जो सारी चीज़ें मिली, इसी से ही तो पता चलता है कि सम्राट अशोक ने उस टाइम पे क्या करा था, वरना हमको तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, इतिहासकार जान पाते ही नहीं कि कौन अशोक थे, उन्होंने क्या क्या, किससे कल्याण हुआ था। ठीक है। महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं, अभिलेखों से राजाओं द्वारा लड़े गए युद्धों, उनकी विजय, महत्वपूर्ण संधियों, मतलब जो समझौते हुए थे उस टाइम पे, वो आंखों देखा विश्वसनीय विवरण मिलता है कि जो जो लोग उस टाइम पे वो सारी चीज़ें देखे थे, वो ये सारी चीज़ें लिखे थे। ठीक है, कि इस राजा ने इस सन में यहाँ पे युद्ध करा, यहाँ पे जीते थे, यहाँ पे ये समझौता हुआ था। ठीक है। प्रशासन, प्राचीन भाषाओं और लिपियों का ज्ञान, ब्राह्मणी और खरोष्टी जैसी प्राचीन लिपियों को पढ़ने से उस काल की जो भाषा थी, व्याकरण और लेखन कला के विकास का पता चलता है। कि जो लिपियाँ जो पढ़ी गई है, उसी से ही हमें पता चलता है कि वहाँ पे अच्छा कौन सी भाषा थी, व्याकरण कैसा था, लेखन कला कैसी थी। ठीक है। दान, लेखन कला मतलब लिखने की जो कला होती है। ठीक है। दान और सामाजिक व्यवस्था, अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि दान का ब्यौरा मिलता है।
भूमि दान की, मतलब भूमि जो दान कर देते थे पंडितों वगैरह को, जिससे तत्कालीन भूमि अधिकारों और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जिससे अभी की जो भूमि जो अधिकार होते हैं, ठीक है, जिसकी भूमि है उसी के पास ही होनी चाहिए, ये जो सारी चीज़ें होती है वो पता चलता है। प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख, इनमें महामात्रों विशेष अधिकारियों, इसका मतलब है, और कर वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों का ब्यौरा मिलता है। ब्यौरा मतलब चीज़ें विस्तार से मिलती है देखा जाए तो, ठीक है। कैसे कर वसूला जाता था, जैसे आप देखोगे चैप्टर 8 में, उसमें जमींदारों का काफ़ी दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चलती है, जिससे प्रशासनिक तंत्र स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक तंत्र, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक चीज़ें कैसी थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता भी है पेपर में। प्राचीन भारत में कृषि के विकास और किसानों की सामाजिक स्थिति। अब कृषि का विकास कैसे हुआ था और किसानों की सामाजिक स्थिति, मतलब समाज में क्या स्थिति थी, वो अब हम पढ़ेंगे। लोहे का फाल का प्रयोग, गंगा की उपजाऊ मिट्टी, ये देखो मैंने पहले भी बताया था, गंगा की उपजाऊ मिट्टी में लोहे का फाल वाले हलों के प्रयोग से जमीन की गहरी जुताई संभव हुई, जिससे पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि लोहे था, है ना। अब उससे क्या हुआ, उससे जुताई वगैरह अच्छी हुई थी, ठीक है, जिससे पैदावार काफ़ी अच्छी हुई। धान की रोपाई, किसानों की जो बीजें थी, बीजों को बिखेरने के बजाय धन की पौध तैयार कर रोपाई शुरू की, कि धन की मतलब एक तरह से जैसे ये गीली मिट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ें लगाते हैं ना, छोटी छोटी घास होती है वो लगाते थे, जिससे पौधों की जीवित रहने की दर बढ़ी और फसलें दुगनी हो गई, ठीक है। मतलब टाइम लगता था, लेकिन इससे क्या था, फसलें ज़्यादा होती थी। सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था, सूखे क्षेत्रों में फसलों को बचाने के लिए राजाओं और धनी किसानों ने मिलकर कुएं, तालाब, कृत्रिम नहरें बनवाई, जिससे खेती आसान हुई। अब जहाँ जहाँ सूखा था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्थान थे जहाँ एकदम सूखा था, जहाँ इतनी बारिश होती थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो राजा थे, वो जो अमीर जो किसान थे, वो तालाब वगैरह बनवाए, कुएं खुदवाए थे, ठीक है, नहरें वगैरह बनवाई थी, जिससे किसानी वगैरह अच्छी हो, कृषि वगैरह अच्छी हो। मतलब किसानों के बीच सामाजिक असमानता, कृषि तकनीकों के लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिले। भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ी। अब क्या था, हर कोई ये सारी चीज़ें नहीं मिली थी। जो छोटे किसान थे, ठीक है, जिनके पास मतलब होगी 1-2 खेती है, उनको ये सारी चीज़ें मिली ही नहीं, जिसके उससे क्या हुआ कि इन सारी चीज़ें हैं उनसे दूरी, मतलब एक तरह से क्रूरता का भाव भी बढ़ा था। गृहपति और बड़े भूस्वामी, बौद्ध और तमिल साहित्यों से पता चलता है कि समाज में छोटे किसान, गृहपति और बड़े दक्षिण भारतीय जमींदारों को विलार का दबदबा था। अब इनको क्या था, किसानों को इन सबों के दबदबे थे, ठीक है। भूमि अनुदान, जो भूमि जो दे देते थे शासकों द्वारा, ब्राह्मणों और बंदिरों को कर मुक्ति भूमि अग्रहार, मतलब भूमि दान में दे दी गई, जिससे नए जंगलों को साफ कर खेती का विस्तार किया गया, जिससे जंगलों को कटाई वगैरह करके उसका राज्य का विस्तार भी हुआ था, ठीक है। भारी कर टैक्स का बोझ, अब इनको देखो, अगर फसल खराब हो जाती थी तब भी ये लोग टैक्स देते रहते, तो ये भी चीज़ें बेकार थी। किसानों को अपनी कुल उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आमतौर पर 1/6 राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जिससे उन पर दबाव रहता था। अब इनमें क्या है कि जितना किसानी हुई है ना, उतने में इतना हिस्सा तो आप राजा को ही दो, और इतने में ही अपनी चीज़ें देखो, मतलब बड़ा हिस्सा वो लोग राजा को ही देते थे। और अगर मानो किसानी खराब हो चली गई, तब भी ये बोझ डालते थे कि नहीं, कर तो लेगी। सुदर्शन झील का ऐतिहासिक उदाहरण, गुजरात के सुदर्शन झील का मौर्य द्वारा निर्माण, मतलब निर्माण क्या था, मौर्य साम्राज्य ने बनाया था गुजरात का जो सुदर्शन झील है, और बाद में राजा रुद्रदमन और जीर्णोद्धार मरम्मत किसानों की भलाई के प्रयासों को दर्शाता है। ये जो सुदर्शन झील है वो इन सबों को दर्शाता है, इन सबों को दिखाते हैं कि इन लोगों ने किया था। प्राचीन भारत के आंतरिक और
सुदृढ़ व्यापारी, सुदृढ़ मतलब काफ़ी जो मजबूत जो व्यापारिक जो मार्ग थे उसका अब वर्णन करना है। भारत के जो आंतरिक थे, सड़क और नदी मार्गों का जाल। 1 मिनट। सड़क और नदियों से व्यापार होते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही पूरे उपमहाद्वीपों में थल मतलब जमीन और जल मतलब गंगा जैसी जो बड़ी बड़ी नदियाँ होगी, ठीक है, के किनारों व्यापारिक मार्गों के विकास हुआ कि ये नदी है और यहाँ पे व्यापारिक मार्ग मतलब यहाँ पे नाव में बैठा के ये जहाज में बैठा के सामान दिया जाता था, यहाँ से सामान फिर निकाल लिया जाता था। ये थल होता था और ये नदी। रोमन साम्राज्य और विदेशी व्यापार। भारत के समुद्री मार्ग अरब सागर से होते हुए पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य तक जाते थे। मतलब कहाँ से हो रहे हैं? अरब सागर से होते हुए पश्चिम एशिया रोमन साम्राज्य तक जाते थे, जहाँ भारतीय जो था विलासिता की वस्तुओं की भारी मांग थी। विलासिता की वस्तुएं क्या होती है? जो कच्ची वस्तुएं होती है, मतलब जो सुई वगैरह हो गई है ना, ईंटें मनके, ये सारी जो चीज़ें होती थी ये सारी विलासिता, अरे मतलब एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता था, सुई वगैरह भी होती थी। मसालों और कपड़ों का निर्यात मतलब भेजा जाता था। मसाले और कपड़े ये सारे जो थे वो भेजे जाते थे दूसरे देशों में। आयात होता है अपने देशों में मंगवाना, ठीक है, निर्यात होता है भेजना। भारतीय काली मिर्च, रोम में इसे काला सोना कहते थे। बढ़िया सूती वस्त्र, मलमल और हाथी दांत को विदेशी से बड़े पैमानों पर निर्यात होता था, ठीक है। ये जो काली मिर्च थी, मलमल के जो कपड़े थे, हाथी दांत थे, ये सारी चीज़ें बेची जाती थी। कीमती वस्तुओं, धातुओं का आयात। व्यापार के बदले रोम और अन्य देशों से भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के भारत आते थे, जिससे देश आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध हुआ। अब इससे क्या थे, हम लोगों ने बाहर के देशों में क्या भेजा था, रोमन वगैरह साइड पे काली मिर्च, ठीक है, सूती वस्त्र, हाथी दांत हम लोगों ने भेजा, ठीक है। और वहाँ से हम लोग क्या लेते थे, सोने चांदी सबके सिक्के लेते थे। इससे क्या होता है, हमारी आर्थिक स्थिति है वो तक अच्छी होती थी कि मतलब चीज़ के बदले चीज़ दे देना। धनी व्यापारियों का उदय। तमिल में मस्तुवन और प्राकृत में सेठ या साथरवा कहे जाने वाले धनी व्यापारियों बड़े बड़े समूह बनाकर यात्रा करते थे। कि ये लोग जो थे वो बड़े बड़े मतलब 7-8 लोग, मतलब या फिर इनसे भी ज़्यादा लोग वो क्या बोलते हैं, यात्रा करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने जाते थे, ट्रैवल करते थे। सुरक्षा की चुनौतियाँ। व्यापारिक मार्गों पर डाकुओं का डर हमेशा रहता था। जो व्यापारिक, क्योंकि डाकू आ गए तो सामान लेके भाग जाते थे, इसलिए व्यापारी राजाओं को सुरक्षा शुल्क देते थे और हथियारबंद गार्ड साथ रखते थे। इसमें क्या थे कि जो राजा थे उनको टैक्स दिया जाता था, है ना, और हथियार बंद गार्ड मतलब एक तरह से गार्ड वगैरह रखते थे कि कुछ होना, जैसे आप रेलवे स्टेशन भी उतरो, है ना, बहुत बार होता है कि चोरी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी जगह होते है चोरी हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या था, राजा को वो टैक्स दो, हम ये वाला व्यापार मतलब ये जैसे काली मिर्च लेके आ गए, मसाला लेके आ गए इस देश से, अब हम इतने दूर से लेके आए और मानो चोरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और बहुत बेकार बात है। तो इसलिए वो लोग राजा को कर दिया करते थे, मतलब टैक्स वगैरह दिया करते थे। तटीय बंदरगाहों का बढ़ता महत्व। गुजरात और का बगुगच, बड़ौच और तमिलनाडु का पुहार जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार और जलपोतों जहाज़ों के मुख्य केंद्र हैं। कि यहाँ पे जल मतलब जो इन पे जो जहाज चलते हैं जलमार्गों, मतलब नदी वगैरह समुद्र वगैरह पे, ये इनके मुख्य केंद्र है, मतलब यहाँ ये सारी चीज़ें थी। सांस्कृतिक और वैचारिक आदान प्रदान। 1 मिनट। व्यापारिक मार्गों के जरिए न केवल वस्तुओं का बल्कि बौद्ध धर्म, कलात्मक विचार, भाषाएं, लिपियों का भी विदेशों में तेजी से प्रसार हुआ। ये नहीं था कि बस व्यापार ही हो रहा है, ठीक है, बौद्ध धर्म की चीज़ें भी वहाँ पे गई थी विदेशों में, ठीक है। इसलिए देखना बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा विदेशों में ही है आज भी, है ना, बल्कि वो आया कहाँ पे था, भारत में। कलात्मक विचार, ठीक है, भाषाएं भी, क्योंकि हम तो अपनी भाषा में ही लिखेंगे, उनकी भाषा तो हम लिख सकते हैं नहीं। और जब हम व्यापार किया करते थे तो वो भी हमारी भाषा जानते होंगे कि अच्छा ये भाषा है, हम भी उनकी भाषाएं जानते थे। नगरों के क्रमिक विकास में व्यापारियों और शिल्पकारों
की क्या भूमिका थी? व्यापारिक श्रेणी का संगठन। शिल्पकारों और व्यापारियों ने अपने संगठित संघ बनाए। ठीक है, अब ये जो शिल्पकार और जो व्यापारी हो गए, अब ये अपने संघ बना दिए, एक तरह से मतलब समूह बनाना, ग्रुप बनाने, इन्हें ही वो कहते थे, श्रेणी कहते थे। ये कच्चे माल और की खरीद और मूल्य का नियंत्रण करती थी। ये कच्चे माल को खरीदते थे और कहाँ क्या पैसा, ये जो सारी चीज़ें हुई उसको देखते थे एक तरह से। ठीक है, उसका नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल क्या करते थे, होता है ना एक तरह से हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें लिखना। शहरी रोजगार के अवसरों का सृजन। बुनकरों, कुम्हारों, स्वरकारों मतलब जो सुनार वगैरह हो गए, धोबिया कपड़े धोने वाले हो गए, है ना, कुम्हार जो लकड़ी वगैरह का जो काम करते थे। शहरों में बसने से ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन हुआ और रोजगार बढ़ा। अब क्या वो हुआ था, ज़्यादातर लोग शहर में ही बसना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे रोजगार था। ठीक है, तो पलायन मतलब एक तरह से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, तो काफ़ी लोग शहरों में ही बसना पसंद कर रहे थे। उत्कृष्ट विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन। शिल्पकारों ने उत्तरी काले चमकीले पात्र जैसे सुंदर मिट्टी के बर्तन और सोने चांदी के आकर्षक गहने बनाकर शहरों को समृद्ध किया। अब इन्होंने क्या किया, काले चमकीले जो पात्र हो गई है ना, उतनी सुंदर मिट्टी थी, उसके सोने चांदी उसके बर्तन बनाए। ठीक है, और जो सोने चांदी है उसके आकर्षक गहने, मतलब बहुत सुंदर सुंदर गहने बनाए। इससे क्या थे, शहर जो थे वो समृद्ध होने लग गए। मतलब एक तरह से समृद्ध का मतलब आप वेल्दी समझ लो। ठीक है, कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी, मतलब पैसे वगैरह के मामले में कोई कमी नहीं थी। सिक्कों का लेन देन और बैंकिंग। धनी श्रेणी जो संगठन था वो बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इससे शहरी बाजार में धन का प्रवाह हमेशा बना रहता था। मतलब कितनी अच्छी चीज़ है ये, इतना पुराना टाइम है लेकिन देखो यहाँ पे जो ये थी, जो संगठन था ये बैंकों तक का काम करते थे कि लोग यहाँ पे आके पैसे भी जमा किया करते थे। ठीक है, और इससे क्या था, पैसे वगैरह जो थे वो हमेशा ही रहते थे। धार्मिक और सामाजिक कल्याण के कार्य। व्यापारियों और शिल्पकारों ने बौद्ध स्तूपों, जो बौद्ध के जो स्तूप थे, और चैत्य हिंदू मंदिरों के निर्माण की भारी मात्रा में धन दान दिया, जिससे कला को बढ़ावा मिला। ये जो व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, वो बौद्ध ग्रंथ, मंदिरों वगैरह के लिए काफ़ी पैसे दान कर देते थे। जैसे आज के टाइम में कोई मंदिर बनवाने के लिए पैसे दान कर दे कि मंदिर बनवाओ, इससे कला वगैरह तक का पता चलता है। कच्चे माल का सुदूर क्षेत्रों से आयात। शिल्पकारों अपनी सुंदर मूर्तियों और आभूषण बनाने के लिए दूर दराज के जंगलों और पहाड़ियों से कीमती पत्थर, तांबा, टीन और शंख मंगवाते थे। जो शिल्पकार थे वो अपने जो आभूषण मतलब जो गहने वगैरह होता है उसको एकदम आकर्षक बनाने के लिए जंगलों से, पहाड़ों से, इन सारी जगह से पत्थर, तांबा, टीन, ये सारी चीज़ें मंगवाते थे। देख रहे हो कितने मेहनती थे, है ना। नगरों की सुरक्षा और किलेबंदी में योगदान। समृद्ध श्रेणी ने नगरों की सुरक्षा, दीवारों के रखरखाव, साफ सफाई, जनहित के कार्यों में राजाओं को भारी वित्तीय मतलब आर्थिक सहायता दी थी। इन लोगों ने उनको इतनी आर्थिक सहायता दी राजाओं को। ठीक है, रखरखाव के लिए, सफाई वगैरह के लिए। शहरी संस्कृति और कला का विकास। व्यापारियों के आवागमन से विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं, भोजन और त्योहार नगरों में घुल मिल गए, जिससे एक मिश्रित शहरी संस्कृति का उदय हुआ। अब इससे कहते व्यापार वगैरह के लिए बहुत सारे गांव के लोग शहर में आए थे। ठीक है, अब काफ़ी अलग अलग संस्कृति के लोग शहर में थे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अलग अलग संस्कृति जानने को मिली। मानो अब जैसे भारत ही है, ठीक है, कोई एक साउथ का आ जाए, है ना, नहीं साउथ तो ये हो गया, साउथ का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है ना, कोई नॉर्मल नॉर्थ का भी हो, कोई इधर के साइड से आ जाए, गुजरात वगैरह साइड से, ये जो सारी चीज़ें तो अलग अलग संस्कृतियाँ मिल जाती है। ठीक है, तो उन सब का भी पता चलता है। और काफ़ी अच्छा एक तरह से संगठन था, लोग भेदभाव ये सब कुछ करते नहीं थे। कितनी अच्छी बात है ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के प्राचीन समाज
और राजाओं की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। अब हमें स्रोत देखने की, हमें जो इनकी इतने सबकी जो जानकारी मिली है वो किस किस से मिली है, ठीक है। प्राचीन संगम साहित्य, तमिल भाषा का वह काव्य संग्रह दक्षिण के राजाओं चोल चेर पांडव उनके समाज युद्ध कवियों का मिलन का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मैंने संगम साहित्य पार्ट 1 के अंदर पूरा डिटेल के अंदर करवाया, वो भी देखिएगा। अब इसी से ही हमें तमिल के राजाओं का पता चलता है, ठीक है, चोल चेर पांडव के बारे में, ठीक है, उनके क्या युद्ध थे, क्या समाज था, क्या क्या उन्होंने करा था, है ना, कवि वगैरह, ये पोएम वगैरह हमें इनसे ही मिलता है। महापाश्रिक कपड़े, अब हमें कपड़े तक से पता चलता है, जो अमीर होते थे वो गहने दफनाते थे, जो गरीब होते थे वो मिट्टी के बर्तन वगैरह दफना दिए थे, इनसे भी हमें पता चलता है। रोमन, बड़े बड़े, दक्षिण भारत में कपड़ों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे जिनमें दफनाए गए लोहे के हथियारों में प्राचीन काल की तकनीकों का पता चलता है। अब ये तो दक्षिण भारत का है ना, तो इनमें क्या था, इनमें तो लोहे के पत्थर लगा रहे थे, और बहुत सारी सभ्यताएं थी जो पुराने टाइम की, वहाँ तो वो मिट्टी के बर्तन रख देते थे, है ना, और गहने रख देते थे। ये हड़प्पा सभ्यता में भी था, और दक्षिण भारत में उल्टा था, ठीक है। यहाँ क्या थे, यहाँ लोहे बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, ठीक है, लोहे के हथियार रख देते थे दक्षिण भारत में। रोमन सिक्कों, सोने के सिक्के, दक्षिण भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि दक्षिण भारत का रोम के साथ बहुत समृद्ध व्यापार था। अब इससे हमें ही पता चलता है, जब इतिहासकारों ने जब सिक्के पाए होंगे तो पता चला होगा कि अच्छा रोमन के इतने सिक्के मिले हैं, तो इससे पता चल गया कि ये बहुत अच्छा व्यापार था हमारा रोमन साम्राज्य के साथ। विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण हमें ये तक मिले हैं। यूनानी और रोमन लेखकों के ग्रंथ जैसे पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से दक्षिण भारत के समृद्ध तटीय बंदरगाहों का जीवंत विवरण मिलता है। इनसे हमें क्या मिल रहा है, तटीय बंदरगाह, जो व्यापारों के जलमार्गों वगैरह के जो कोने पे होते हैं बंदरगाह, इससे हमें ये पता चलता है कि अच्छा इन्हीं से ही व्यापार हुआ करता था। सरदारों की प्रशस्तियाँ, चोल चेर और पांडव जो राजा थे जिन्हें सरदार कहा जाता था के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई कविताओं से राजा के शौर्य का पता चलता है, कि राजाओं की वीरता का पता चलता है एक तरह से, ठीक है, युद्ध वगैरह का पता चलता है क्योंकि उनके दरबारियों ने लिखा था। पुरातात्विक उत्खनन, अरे कामेडू पुडुचेरी के पास है ये, ठीक है, जैसे प्राचीन व्यापारिक जो केंद्र थे उसके खुदाई से मिले जो मनके मतलब मोतियों के होते हैं, और कांच के जो बर्तन थे उसके शिल्प कौशल का ज्ञान होता है। जो कांच के जो बर्तन थे उसमें डिजाइन वगैरह बने होते थे, ठीक है। बौद्ध और जैन भिक्षुओं के ग्रंथ, दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार के दौरान लिखे गए प्राकृत और तमिल ग्रंथों से वहाँ के बदलते सामाजिक धार्मिक जीवन का पता चलता है, ठीक है। ये जो ग्रंथ मिले हैं इसे हमें पता चलता है जो प्राकृत और तमिल भाषा में है, ठीक है, उसे हमें बौद्ध और जैन की चीज़ें पता चलती है, बौद्ध धर्म का सब पता चलता है कि बौद्ध धर्म कैसे आया था भारत में। यह 3rd चैप्टर में ही है, ठीक है, और अब नेक्स्ट चैप्टर भी 3rd ही होने वाला है, ठीक है। और बौद्ध धर्म ने क्या क्या हमारे समाज को सिखाया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मना करी थी कि ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, जैसे वो स्वर्ग नर्क को नहीं मानते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म, और वो समानता देते थे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि वो बौद्ध और जैन का ये ज़्यादा। तो चलिए वीडियो ख़त्म होती है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।